आज हम सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के हम क्या करेंगे, लघु प्रश्नों को हल करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को मन लगा कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हमारी जो तैयारी उसमें चार चांद लग रहे हैं कि नहीं। तो आपकी तैयारी में जरूर चार चांद लगेंगे, तो बिल्कुल ही परेशान मत हो, आपका भाई आपके साथ है। तो क्वेश्चनों करते हैं स्टार्ट, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये रहा आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूह की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं तीन को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखती हुई ये दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। तो उत्तर है 1921 में असहयोग। अब अभी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो आप कह सकते हो 1921 में हुआ था। भारत के अलग अलग सामाजिक समूह ने बढ़ चढ़कर इसमें क्या लिया, हिस्सा लिया, परंतु सभी को अपनी अपनी मांगें थी, लेकिन सबने अपनी अपनी पर्सनल मांगें रखी थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे, जिसमें पहला था शिक्षित मध्यम वर्ग था, भारतीय दस्तकार और मजदूर थे, पूंजीपति वर्ग भी था, भारतीय किसान, व्यापारिक वर्ग तथा जमींदार वर्ग सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पहले बात करते हैं शिक्षित वर्ग की। तो शिक्षित मध्यम वर्ग क्या है कि शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। हजारों विद्यार्थियों ने कॉलेज स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया। भाई हजारों बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। तो शिक्षकों ने भी अपना क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद किया। वकीलों ने कहा भाई हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते हैं। मतलब जितने वो पढ़ाई लिखाई में रहते तो वो अफसर बन जाते थे, तो हमको क्या करते थे, कांस्टेबल की जॉब दे देते छोटी सी। तो भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों की अपेक्षा कम मिलता था, उनको ज़्यादा वेतन, हमको क्या देते, कम वेतन देते। तो वे लोग केवल क्लर्क ही जन्म लेते और अंततः क्लर्क ही मर जाते थे। इस दोहरी नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार के विरोधी हो गया था, क्योंकि हम लोग क्लर्क पे ज्वाइन करते तो क्लर्क पे क्या रिटायरमेंट मिल जाती थी। फिर आता है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग क्यों जुड़ा था, तो बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना अथवा विदेशी व्यापार में धन लगाना मना कर दिया। उन्होंने कहा हम जो विदेशी वस्तुओं पर ना कोई धन लगाएंगे ना उनको खरीदेंगे। तो ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह से आहत हो चुका था। अंग्रेज कम कीमत पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत पर भारत में बेचते थे। तो भारतीय व्यापारी को इससे बहुत हानि होती थी। अब आ गया सामान्य जनता। सामान्य जनता कौन सी थी? असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम लोगों ने विदेशी कपड़ों अथवा चीज़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर विरोध प्रदर्शन किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी इन्होंने। आम जनता अंग्रेजों के उत्पीड़न से परेशान हो चुकी थी, वह तंग आ चुके थे किसी भी चीज़ से, तो इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर आता है बागान मजदूर। तो बागान मजदूर क्या होते हैं? गांधी जी के विचारों और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आने लगी, उन्हें समझ में आने लगी, तब वे अपनी बागवानों की चारदीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वे अपने अधिकारों की अवज्ञा करने लगे। वे बागवानों का कामकाज छोड़कर अपने घरों को लौट गए क्योंकि उनको लगने लगा कि गांधी जी राज आते ही सबको जमीनें वापस मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करो कि यह उपनिषद के खिलाफ प्रतिशोध का एक असरदार प्रतीक था। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन के एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 सूत्रों मांगों का उल्लेख किया। मतलब जो भी उनकी मांगे होंगी उन्होंने 11 मांगों उसमें लिख दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करना था। जो नमक पर टैक्स लगा दिया था उसको समाप्त करना था। तो नमक को धनी निर्धन सभी प्रयोग करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार को सबसे दमनकारी पहलू बताया था। 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 स्वयं सेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। अब कुछ आप नमक यात्रा कब शुरू की, तो आप कहोगे 12 मार्च 1930 को उन्होंने क्या कर दी थी, नमक यात्रा प्रारंभ कर दी थी। यह यात्रा साबरमती से दांडी नामक कस्बे से जाकर समाप्त हुई। यह यात्रा साबरमती से कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से स्टार्ट हुई थी और दांडी नामक कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। तो 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना आरंभ किया। यह कानून का अतिक्रमण था। तो मतलब उन्होंने समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र का पानी उबालने लगे, तो मतलब वो खारा पानी मतलब नमक बनने लगा। यह उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक था।
तो इस बार लोगों ने ना तो अंग्रेजों का सहयोग किया और ना ही अंग्रेजों के कानून को माना। हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। यही यही यात्रा साबरमती से शुरू होकर 240 कितनी मील चली थी, तो आपको 240 मील दूर दांडी में जाकर समाप्त हुई थी। गांधी जी की टोली में 79 सदस्य आश्रम के थे, जो कि 24 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय करते थे। गांधी जी जहां भी ठहरते थे, हजार लोग उन्हें सुनने आते थे। इन संगठनों ने गांधी जी ने स्वराज का आशय स्पष्ट किया और कहा कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों की बात न माने। इस प्रकार गांधी जी की नमक यात्रा अपने के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावशाली प्रतीक हुआ। तो ये दांडी यात्रा ये यहाँ से चली थी, दांडी में समाप्त हुई थी, ये दिखाया जा रहा। फिर क्या राजनीति ने जो चित्र बनाया और कुछ नहीं बच्चों, दांडी यहाँ पर है, यहाँ पर समाप्त हुई थी। साबरमती यहाँ से चली थी, गुजरात है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचक के सवाल पर क्यों बटे हैं। तो पृथक चुनाव प्रणाली का आशय ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक धर्म के लोग केवल अपने धर्म के लोगों को ही वोट देंगे। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रक्रिया को अपनाया। अपनी इस कार्य में अंग्रेज सरकार काफी हद तक सफल रही, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर भारतीय आपस में बंट गए। कांग्रेस के लोग पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रहे थे। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी, किंतु बाद में जब दलित को भी हिंदुओं से पृथक करके अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी, तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। दलित के उत्थान में लगे BR अम्बेडकर दलितों हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उन्होंने कहा इनके लिए अलग क्षेत्र है। उनका मानना था कि दलितों को सामाजिक अपंगता केवल राजनीति सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इसलिए पूना पैक्ट में गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के माध्यम पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर मताधिकार को लेकर समझौता हुआ। अब आप समझ रहे हो ना कि भेदभाव किस लिए थे। वो यहाँ पर लिखा कि गांधी जी और यहाँ पर लिखा BR अम्बेडकर जी भी लिख सकते थे ना, तो भेदभाव यहीं चल रहा है, समझ सकते हो। बाकी पढ़ते चलो, समझो चीज़ों को और अच्छे से क्वेश्चन को लिखो। भारत की मुस्लिम जनसंख्या भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में थी। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमानों को आबादी के अनुपात प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार इन बातों से स्पष्ट होता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीय में दरार पड़ गई थी। कांग्रेस पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थी, जबकि दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में थे। जिन्ना और अंबेडकर चाहते थे कि पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए, जिसमें दलित और मुसलमान को राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों में असमानता की भावना उत्पन्न होगी, उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वे इस बात से स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे। तो अब कल हम इसके धीरे उत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।